हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। यह सीरीज हिंदी में होगी और हर एक प्रश्न को आसान और रोचक तरीके से समझाया जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज। और एक जानकारी और बता देना चाहता हूँ कि आपको हर संडे आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आपको हर संडे एमसीक्यूज मिलेगी जो भी आपने प्रीवियस डे में आपने पढ़ा है। तो शुरू करते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण किन जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई? ए बाघ शेर हाथी, बी हिरन बारहसिंगा भेड़ बकरी गाय, सी भालू भेड़िया लोमड़ी, डी हाथी गैंडा जिराफ। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिरन बारहसिंगा भेड़ बकरी गाय। क्या हुआ था कि जलवायु परिवर्तन के कारण खुले घास के मैदान का विस्तार हुआ, जिससे हिरन बारहसिंगा भेड़ बकरी और गाय जैसे जानवरों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक, यह जानवर मानव के लिए महत्वपूर्ण भोजन स्रोत बन गए, समझे, इसलिए इनकी वृद्धि हुई। नेक्स्ट देखते हैं। लगभग कितने साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए? 10,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 15,000 साल पहले या 20,000 साल पहले? तो इसका आंसर होगा ए, 10,000 साल पहले। समझे, क्या हुआ था 10,000 साल पहले कि लगभग 10,000 साल पहले जलवायु में बड़े बदलाव आए, जिनसे मानव के जीवन में काफी मतलब परिवर्तन आए। ठीक है, और मानव का जीवन काफी ज्यादा प्रभावित हुआ। इस अवधि में तापमान बढ़ने लगे और ग्लेशियर पिघलने लगे। ठीक है, जिनसे नए पर्यावरण परिस्थितियों का निर्माण हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक मानवों ने किस कारण से जानवरों को पालना शुरू किया? तो किन कारणों से प्रारंभिक मानव थे जो जानवरों को पालना शुरू किया था? जानवरों की आदतों और प्रजनन की समय की जानकारी हासिल होने के बाद, बी जलवायु परिवर्तन के कारण, सी खेती की शुरुआत के बाद, डी भोजन की कमी के कारण। तो इसका आंसर सिंपल सा होगा ए। ठीक है, ये होगा जानवरों की आदतों और प्रजनन समय की जानकारी हासिल होने के बाद उन्होंने क्या किया कि जानवरों को पालना शुरू कर दिया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसलिए जानवरों की आदतों मतलब कि उनके व्यवहार को पहले उन्होंने समझा। ठीक है, कि किस टाइप के जानवर है, कहीं हमला तो नहीं करते हैं। ठीक है, कहीं मतलब कि बिल्कुल फ्रेंडली जानवर, उनके उनको ही पालना शुरू किया ताकि लोगों के साथ रह सके, इंसानों के साथ रह सके। ठीक है, और उनके प्रजनन समय की जानकारी हासिल होने के बाद मतलब कि उनकी कब जन्म देते हैं, ठीक है, किस कितना टाइम लगता है, कितना समय लगता है, उनकी जानकारी होने के बाद क्या किया उन्होंने, जानवरों को पालना शुरू किया। उपमहाद्वीप के किन क्षेत्रों में अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे? ठीक है, आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए जल्दी। उपमहाद्वीप के किन क्षेत्रों में अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे? तो इसका आंसर होगा सिंपल सा ए जंगलों जंगलों में, बी नदी के किनारों किनारों पर, सी पहाड़ियों इलाकों में, डी विभिन्न इलाकों में। तो इसका आंसर होगा नदी के किनारों पर। ठीक है, तो नदी के किनारों पर अ, उगने लगे थे। ठीक है, क्योंकि उनको आसानी से उपजाऊ मिट्टी और जल का प्रचुर मात्रा में जल प्रचुर मात्रा में मिलता रहा, इसलिए नदी के किनारे सबसे पहले अनाज उगने लगे। ठीक है,
प्रारंभिक मानव ने खेती करना कैसे सीखा? ठीक है, तो किस प्रकार से सीखा? किताबों से पढ़कर, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अन्य जानवरों को देखकर, ये भी नहीं हो सकता है। अनाज बटोरने और पकने के समय का जानकारी प्राप्त करके, ये हो सकता है। और व्यापारियों से कर, बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अनाज बटोरने और पकने के समय का ज्ञान प्राप्त करके। ठीक है, तो उन्होंने पहले देखा कि अनाज किस समय पे, किस टाइम पे पकते हैं। ठीक है, प्रारंभिक मानव ने अनाज बटोरने और उसके पकने का समय का ज्ञान प्राप्त करके खेती करना सीखा। ठीक है, उन्होंने देखा कि कुछ पौधों के बीज उगाए जा सकते हैं और इनसे खाद्य संसाधन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इन इसलिए कह सकते हैं कि खेती करना सीखा अनाज बटोरने और पकने के समय का। ठीक है, बटोरने और इस टाइम पे सीखा उन्होंने। नेक्स्ट देखते हैं, खेती और पशुपालन के प्रारंभ ने मानव जीवन को किस प्रकार की स्थिरता दी। ठीक है, देखिए, तो किस प्रकार से स्थिरता, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस प्रकार से वो लोग एक स्थान पर रहने लग गए हैं। ठीक है, पशुपालन के कारण, खेती और पशुपालन के कारण शुरुआत में। तो यहाँ पर ए कहता है कि खाद्य संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाकर, यात्रा को आसान बनाकर। सी है युद्ध की ताकतों की युद्ध युद्ध की तकनीकों में सुधार करके, शिक्षा में सुधार करके। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा खाद्य खाद्य संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाकर। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, खेती और पशुपालन की शुरुआत से मानव को अस्थायी खाद्य संसाधन प्राप्त होने लगे थे। ठीक है, जिनसे उनसे जीवन की स्थिरता आई, जिनसे उनके जीवन में स्थिरता आई। उन्हें भोजन के लिए नियंत्रण करने की आवश्यकता कम हो गई थी। समझे? और अस्थायी बस्तियां बनने शुरू हो गई थी। तो इसलिए कह सकते हैं खाद्य संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ाकर। नेक्स्ट देखते हैं, लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, मथुरा या वाराणसी? तो इसका आंसर होगा बी, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि लौह स्तंभ दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है, ये देखिए कहाँ पर स्थित है, कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। यह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। समझे? उदाहरण है जिसमें जंग नहीं लगता, ना ही अभी तक जंग लगा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अ, सांची स्तूप किसने बनाया था? ठीक है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक सम्राट, हर्षवर्धन या बिंदुसार? तो इसका सही सा आंसर होगा बिल्कुल, वो होगा अशोक सम्राट। ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, अशोक सम्राट ने बनवाया था। ठीक है, सांची का देखिए, सांची का महान स्तूप अशोक सम्राट द्वारा तीसरी सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था। ठीक है, यह बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल में से एक है। समझे? ये तीसरी सदी में बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में, तमिलनाडु में या आंध्र प्रदेश में? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु में। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु। क्या होता है कि महाबलीपुरम जिले, ठीक है, मामलापुरम भी कहते हैं। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है और यह पल्लव वंश द्वारा निर्मित की गई, ठीक है, निर्मित कई प्राचीन मंदिरों का स्थल है। नेक्स्ट देखते हैं, महाबलीपुरम के एकाशम मंदिर किस प्रकार के पत्थरों से बनाए गए हैं? ठीक है,
तो देख किस प्रकार के पत्थरों से बनाए गए थे। ये देखते ग्रेनाइट से, संगमरमर से, बलुआ पत्थर से, या एक ही पत्थर से। तो इसका आंसर होना चाहिए, इसका जो आंसर होना चाहिए एक ही पत्थर से। समझे, एक ही पत्थर से बनाए गए थे। महा हम्म, महाबलीपुरम के एकाश्रम मंदिर। ठीक है, महाबलीपुरम के जो के मंदिर में कई एकाश्रम मंदिर शामिल है, जो एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाए गए हैं। समझे। नेक्स्ट देखते हैं, एलोरा मंदिरों को बनाने में कितने साल का समय लगा था। तो एलोरा मंदिरों को बनाने में कितने साल का समय लगा था, आप बता सकते हैं। ए है 100 साल, बी है 200 साल, सी है 300 साल, डी है 400 साल। तो इसका सही सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, की माफ कीजिए, बी। ठीक है, ये नहीं होगा। 200 साल। ठीक है, 200 साल लगे थे। एलोरा के कैलाश मंदिर को बनाने में लगभग 200 साल का समय लगा था। यह मंदिर एक ही, मतलब कि यह मंदिर एक ही विशाल पत्थर, मतलब शिला को काटकर बनाया गया है। समझे। और इसकी जटिलता को विस्तार से अद्वितीय है, विस्तार अद्वितीय है। नेक्स्ट देखते हैं, सांची। ठीक है, सांची, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, या सिख धर्म। तो इसका आंसर होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित। देखिए, महाबलीपुरम और एल्लोरा के मंदिर किस सामग्री से बने हैं। तो ईंट से, लकड़ी से, पत्थर से, या धातु से। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, महाबलीपुरम का जो मंदिर जो बना है, ठीक है, उसका आंसर होना चाहिए पत्थर से। ठीक है, पत्थर से। इसका देखिए, व्याख्या देखे तो हम कह सकते हैं कि जो इसका महाबलीपुरम और एलोरा के मंदिर पत्थर से बना है। यह हम मंदिर प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, इनमें उत्कृष्ट नक्काशी और वास्तुशिल्प देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं, उदयगिरी जैन मंदिर किसे समर्पित है। उदयगिरी का जैन मंदिर किसे समर्पित है। महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ, या आदि आदिनाथ, नेमिनाथ। तो इसका आंसर होगा महावीर स्वामी। ठीक है, इसका आंसर होगा महावीर स्वामी। देखिए, क्या हुआ कि उदयगिरी का जैन मंदिर महावीर स्वामी को समर्पित है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय शिल्प कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, और इनमें जैन जैन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल शामिल है। ठीक। कंकालों की खोज खोज से पुरातत्वविद किस चीज का पता लगाते हैं। मौसम के बारे में, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, कृषि की तकनीक, या प्राचीन भाषाएं। तो इसका आंसर जो होना चाहिए, बी होना चाहिए, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति। पुरातत्विक कंकालों के साथ पाए गए वस्त्र, आभूषण और औजारों से उन व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति का पता लगाते हैं जिन कंकालों के साथ अधिक कीमती वस्तुएं मिलती है। वे उच्च सामाजिक वर्ग के माने जाते हैं। ठीक। तो इसका जो आंसर होना चाहिए, इसका आंसर जो होगा बी होगा। ठीक है। देखिए, इनाम गांव, इनाम गांव में मिली कब्र से किस नदी का संबंध है। गंगा से, यमुना से, भीमा से, या नर्मदा से।
बताइए किस से संबंध रखता है? इमाम गांव में मिली कब्र से किस नदी का संबंध था? तो इसका आंसर होगा भीमा। भीमा से। ठीक है। देखिए इमाम गांव की भीमा नदी के पास खुदाई में एक विशेष कब्र मिली थी। ठीक है। उस समय के समाज की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करती है। एक महत्वपूर्ण कब्र मिली थी। ठीक है, जो उस समय की समाज की जानकारी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। नेक्स्ट देखते हैं। काले लाल मिट्टी के बर्तन, ठीक है, ब्लैक एवं रेड वेयर का प्रयोग कब होता था? इसका प्रयोग कब होता था? खाने पकाने के लिए, पानी संग्रहित करने में, मृतकों को दफनाने में, व्यापार में। तो इसका आंसर था, इसका आंसर होना चाहिए मृतकों को दफनाने में। ठीक है, मृतकों को दफनाने में, इसका ये आंसर है सी। क्या होता था कि काले लाल मिट्टी के बर्तन अक्सर मृतकों के साथ उनकी कब्रों में पाए जाते थे। ठीक है। और इस बात का प्रमाण है कि इन बर्तनों का प्रयोग अंतिम संस्कार के लिए किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। महाभाषण कब्रों से कौन से वस्त्र और औजार मिले थे? कपड़ों और सिलाई के औजार, सोने के गहने और मिट्टी के बर्तन, लोहे और औजार और हथियार, लोहे के औजार और हथियार, या लकड़ी के उपकरण और पत्थर के औजार। ठीक। तो इसका जो आंसर होना चाहिए लोहे के औजार और हथियार। देखिए क्या हुआ था, ये सही आंसर होगा कि क्या हुआ कि महाभाषण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार पाए गए थे, जो उस समय के लोगों की तकनीकी और युद्ध क्षमताओं को दर्शाते थे। ठीक है, इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा सी, राइट आंसर। आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलने का क्या मतलब है? कृषि का शुरुआत, सामाजिक उत्सव, महत्वपूर्ण कब्रें, जलाशय का निर्माण। ठीक है, तो इसका जो होगा महत्वपूर्ण कब्रें होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण कब्रें हमने पढ़ा भी है। ठीक है कि गोलाकार सजाए हुए पत्थर या अकेला खड़ा हुआ पत्थर महत्वपूर्ण कब्रों की पहचान होते हैं। ठीक है, जो किसी विशेष व्यक्ति या वर्ग के लिए बनाई होती थी। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो हमारा महत्वपूर्ण आंसर जो है, सही आंसर ए सी होगा। नेक्स्ट देखिए, नीचे दी गई सूची में से कौन सा सामान महाभाषण कब्रों से नहीं मिला है? तो घोड़े का कंकाल, सोने के गहने, पत्थर के बर्तन, या फिर रथ। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर रथ होगा। डी, इसका आंसर रथ होगा। ठीक है, क्योंकि कब्रों में घोड़े के कंकाल, सोने के गहने और पत्थर के बर्तन पाए गए हैं, लेकिन रथों का उल्लेख नहीं मिलता है, कहीं भी जिक्र इनका नहीं है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्या है कि हड़प्पा के शहरों में किस धातु का प्रयोग होता था? तांबा, सोना, लोहा, चांदी। तो इसका आंसर होगा लोहा। ठीक। क्या था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग विभिन्न औजारों और हथियारों का निर्माण में किया जाता था, जो उनकी उन्नत तकनीकी क्षमता का प्रमाण था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं।
महाभाषणों कब्रों में दफनाने के लिए किन चीजों का प्रयोग किया जाता था? ए ऊनी कपड़े और लोहे के औजार, बी पत्थर के औजार और तांबे के बर्तन, मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजार, लकड़ी के औजार और सोने के गहने। तो इसका आंसर होगा मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजार। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। देखिए क्या हुआ कि महाभाषण कब्रों में मिट्टी के बर्तन और लोहे के औजार पाए गए हैं, जो उन समय के दफ उन समय के दफनाने की प्रथाओं और सामाजिक संरचनाओं का संकेत देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रोमन डिजाइन के बर्तनों का निर्माण कहाँ किया जाता था? तो इसका आंसर क्या होगा? केवल भारत में, रोमन और भारत दोनों में, या केवल चीन में? तो इसका जो आंसर होगा रोमन और भारत दोनों में। ठीक है, ये दोनों में किया जाता था। देखिए क्या होता है कि हमने पाठ में पढ़ा था कि जो रोमन डिजाइन के बर्तन भारत में ही बनाए गए थे। इसे जिससे यह स्पष्ट होता है कि इन बर्तनों का निर्माण दोनों स्थानों पर होता था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से हम डेली हर संडे को हम अपना एमसीक्यू तैयार करेंगे और पूरी जी जान लगा के मेहनत करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ और नए वीडियो में।